ग्लोबल ऑकल्ट कोलिशन या जीओसी खून के प्यासे बंदूकधारी काउबॉय का एक समूह है जो पहले गोली चलाते हैं और बाद में सवाल करते हैं। चाहे वो एक मददगार और होशमंद कुर्सी हो या ऐसी बच्ची जिसकी खासियत बस फूल और आइसक्रीम बनाना है, गो का जवाब एक ही होता है। नष्ट करना, जला दो, कुचल दो, बेरहमी से चेहरे पर गोली मारो और डिनर तक घर लौट आओ। या कम से कम एससीपी फाउंडेशन के भक्त तो आपको यही यकीन दिलाना चाहेंगे। अगर हम किसी संगठन को सिर्फ उसके विरोधियों की बातों से परखें तो तस्वीर बेहद एकतरफा होगी। क्या वे ऐसे जोशीले बेवकूफ़ हैं जो जटिल हालातों में घुसकर अपनी अज्ञानता या द्वेष से सब कुछ और बिगाड़ देते हैं, या क्या वे मानवता के सच्चे रक्षक हैं जो फाउंडेशन के अनगिनत रहस्यों के बजाय दुनिया के लोकतांत्रिक नेताओं के लिए काम करते हैं, जिंदगी की बाकी चीज़ों की तरह? इसका जवाब भी अक्सर इन दोनों के बीच में कहीं होता है। इसीलिए आज हम दुनिया के अनोखे खतरों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के जवाब पर करीब से नज़र डालेंगे। वे कौन हैं, उनका क्या मानना है, और उनकी सबसे बड़ी जीत और विफलताएं जिसकी शुरुआत को आज हम ग्लोबल ऑकल्ट कोएलिशन कहते हैं, वो 7वें ऑकल्ट युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध में बनी। नाज़ी एसएस अहनेनेर्बे और थुले गेसेलशाफ्ट ने राइट ऑफ सोलोमन रस्म पूरी करने की कोशिश की, जिससे उन्हें भयानक अलौकिक शक्तियां मिल जाती। तभी दुनिया की सरकारों को पैरानॉर्मल खतरों की गंभीरता समझ आई और युद्ध के बाद भारी तबाही देखने पर वे चाहते थे कि सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। बेशक एससीपी फाउंडेशन सभी सरकारों के साथ काम करता है, पर वे स्वतंत्र हैं और कोई एक देश ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता कि वो पूरी मानवता की रक्षा करे, ताकि राष्ट्रवाद और निजी स्वार्थ इस मिशन के आड़े ना आ जाएं। संयुक्त राष्ट्र को ऐसा संगठन चाहिए था जो पूरी तरह उनके अधीन हो और सिर्फ उनके प्रति, ताकि वे खुद को पैरानॉर्मल खतरों या पैरा थ्रेट्स से बचा सकें। और इसी से ग्लोबल ऑकल्ट कोएलिशन का जन्म हुआ। जैसा कि नाम कोएलिशन बताता है, गोक एक समूह है 108 अलग अलग पैरानॉर्मल संगठन जो मानवता को पैरा खतरों से बचाने और समूहों के बीच सकारात्मक संबंध बनाए रखने के साझा लक्ष्य पर एकजुट हैं। इसके सदस्यों में शामिल हैं बवेरियन इल्यूमिनाती और द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ यूनिफाइड थॉमेटोलॉजी, द रिफॉर्म्ड होली ऑर्डर ऑफ द नाइट्स टेम्पलर सर्वेंट्स ऑफ द सिलिकॉन नॉनियर, द यूनाइटेड चर्च ऑफ सैटर्न साइंस डिवीजन, वर्ल्ड पैरा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सलिस्ट ऑर्डर ऑफ द एसर। ये काफ़ी है, पर चिंता न करें, इसकी कोई परीक्षा नहीं होगी। ये समूह गोसी के पंच सूत्रीय मिशन के तहत एकजुट होते हैं। इन 5 मिशनों को समझना यह जानने के लिए ज़रूरी है कि गो कैसे काम क्यों करता है और ये फाउंडेशन से अलग क्यों है। मिशन 1, अस्तित्व। यह गोसी का प्राथमिक निर्देश है जो पैरा खतरों के सामने मानवता का अस्तित्व सुनिश्चित करता है। मिशन 2, गोपनीयता। फाउंडेशन की तरह ही गोसी भी पैरा खतरों के ज्ञान को छिपाने का प्रयास करता है जनता से, जिससे व्यापक दहशत या जान का नुकसान हो। मिशन 3, सुरक्षा। एक दिलचस्प बदलाव के तौर पर फाउंडेशन से हटकर गोक हर इंसान की सुरक्षा को अहमियत देता है, जिसमें उनके कर्मी शामिल हैं। मिशन 4, विनाश। यह शायद गोक और फाउंडेशन के बीच सबसे बड़ा अंतर है, जो अक्सर लोगों की नज़रों में इनकी पहचान बनता है। गोक्सी पैरा थ्रेट्स के वजूद को ही मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इसलिए उन्हें बचाने का कोई भी जोखिम नहीं उठाया जाता। और अंत में मिशन 5, शिक्षा। गोसी दुनिया भर में मौजूद पैरा थ्रेट्स के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता है। साफ है, ग्लोबल ऑकल्ट कोएलिशन को अपनी स्थिति पता है। कई लोग फाउंडेशन के समझदार रवैये के सामने गोक को विलन मानते हैं, पर अनोमलीज को पढ़ने के बजाय कम करने की गोक की सोच के पक्ष में भी तर्क हैं। पकड़े जाने के बाद तुरंत मारे जा सकने वाले, पैरा थ्रेट्स के भागने से होने वाली मौतें। इस सोच के पक्ष में एक बड़ा तर्क है, कैद में मौजूद पैरा थ्रेट्स का लगातार खतरा भी एक वजह है। हालांकि पैरा थ्रेट्स को मारने की चाह के लिए जीओसी को अमानवीय कहा जाता है, पर किसी डी क्लास कर्मी से पूछें कि क्या एससीपी फाउंडेशन ज्यादा नैतिक संस्था है जहाँ फाउंडेशन अनोमलीज के साथ गोक से कहीं ज़्यादा नरमी से पेश आता है। वहीं अपने इंसानी चारे के प्रति उनका रवैया उतना ही बेरहम होता है। प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इसके नीचे हाई कमांड है, जिसे रहस्यमयी अंडर सेक्रेटरी जनरल डी.सी
डॉट अल्फाइन चलाती हैं जो शायद यूरोप में है, और साथ ही नेक्सस भी। नेक्सस कमांड सेंट्रल हब्स के नेटवर्क को चलता है ताकि लोकल ऑपरेशंस में सहयोग मिले। उसके नीचे जीओसी 3 शाखाओं में बनता है, फिजिक्स डिवीज़न, साइके डिवीज़न। जाहिर है हम ये नहीं कह रहे कि इस मामले में कौन सही है या गलत, बल्कि ये एक पेचीदा मुद्दा है जिसे नैतिकता से तोलना मुश्किल है। आगे हम 2 मशहूर केस स्टडीज़ देखेंगे कि जीओसी का काम करने का तरीका मैदान में कैसे लागू होता है। पर पहले देखते हैं ये संगठन बना कैसे है। सबसे ऊपर काउंसिल ऑफ द 108 है। बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस की तरह इसमें जीओसी के 108 सदस्य संगठनों के सभी और टॉलेमी डिवीजन, फिजिक्स डिवीजन गोसी की एक्शन आर्म है जो असेसमेंट टीमों और स्ट्राइक टीमों से बनी है। इनका काम पैरा थ्रेट्स की जांच करना और उन्हें पकड़ना या बेअसर करना है। साइके डिवीजन गोसी का राजनयिक विभाग है और इसमें विशेष ऑब्जर्वर और राजदूत शामिल हैं। ये कर्मी पैरानॉर्मल समूहों के साथ संबंध बनाए रखते हैं और सामान्य मानवता और ओकल्ट के बीच तालमेल रखते हैं। टॉलेमी डिवीजन को सपोर्ट आर्म के रूप में जाना जाता है और ये क्वार्टर मास्टर्स और रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का घर है। ये बाकी दोनों डिवीजनों को काम में मदद करता है, जैसे लॉजिस्टिक्स प्रबंधन और संसाधन बांटने से लेकर जीओसी के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण बनाने तक। जीओसी के 2 भव्य कारनामों से पहले एक बात जान लें कि जीओसी एनोमलीज को एससीपी फाउंडेशन से अलग वर्गीकृत करता है। एससीपीज के बजाय जीओसी उन्हें टीईएस या थ्रेट एंटिटीज कहती है। हालांकि जीओसी ढेरों समूह और विचारों के लिए इतने सारे कोड वर्ड्स इस्तेमाल करती है कि अभी उन पर बात करने का वक्त नहीं है, पर हम आपको बता सकते हैं टीईएस के मुख्य प्रकार। टीईएस के मुख्य प्रकार इसमें केटीईज या नॉन थ्रेट एंटिटीज़, यूटीईज या अननोन थ्रेट एंटिटीज़, पीटीईज यानी पोटेंशियल थ्रेट एंटिटीज़ और एलटीईज या लिक्विडेटेड थ्रेट एंटिटीज़ हैं जिनका नष्ट होना वो कंफर्म कर चुके हैं। अब आपको सार अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्लोबल ओकल्ट कोalition क्या है, उनके सदस्य और मिशन क्या है और उनके वैचारिक मतभेद क्या हैं एससीपी फाउंडेशन से। पर कहते हैं ना कि काम बोलता है, इसलिए हमें संगठन के इतिहास की 2 सबसे कुख्यात घटनाओं के बारे में बात करनी होगी। पहली है द चेयर, जिसे ग्लोबल अकल्ट कोalition केटीई 937 वेलवेटीन या सिक्स्थ चेयर कहती है, और फाउंडेशन के लिए ये एससीपी 1609 है। जीओसी की आलोचना करते वक्त फाउंडेशन और उसके समर्थक इस घटना का हवाला देते हैं। उनके मुताबिक 1609 एक मासूम, थोड़ी डरावनी कुर्सी थी जिसका गुण बिल्कुल हानि रहित था। यह बैठने वालों के ठीक पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है। ये कितनी भी मददगार क्यों ना हो, ग्लोबल अकल्ट कोalition ने अपनी फितरत के मुताबिक इसे वुडचिपर में डालकर ख़त्म करने का फैसला किया, मगर इससे कुर्सी ख़त्म नहीं हुई, बस लकड़ी के उन जीवित टुकड़ों में बदल गई जिनके पास गुस्सा होने की जाय वजह थी। अब जब उसे गुस्सा आता है, आमतौर पर गोग के जिक्र से या फिर मोटरों की आवाज़ से, तो ये टुकड़े लोगों के फेफड़ों में टेलीपोर्ट होकर जानलेवा नुकसान पहुंचाते हैं। इससे तो यही लगता है कि जीओसी वाले एकदम लापरवाह और बेवकूफ़ हैं। उन्होंने एक बेहानी एनोमली को हत्यारा बना दिया। खैर, बात इतनी सीधी भी नहीं है। छठी कुर्सी की घटना पर उनके अपने बयान के मुताबिक मामला बिल्कुल यही था। बस छठी कुर्सी और अन्य पाराथ्रीट्स को इसलिए नष्ट किया जा रहा था क्योंकि इनका संबंध कारपेंटर नामक खतरनाक निर्माता से था। बाकी 5 चीज़ें तो जला दी गईं, पर इंसिनरेटर ख़राब होने की वजह से कुर्सी को वुड चिपर से नष्ट करने की नाकाम कोशिश हुई। दूसरे शब्दों में, जिसे अक्सर गोग के उतावलेपन और नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, वह किसी सही कार्यवाही के दौरान हुई महज एक दुर्घटना भी हो सकती थी। कार्यवाही ठीक वैसी ही जैसी एससीपी फाउंडेशन के कंटेनमेंट ब्रीच के दौरान होने वाली मौतें होती हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एससीपी 1522, जिसे गो सी एल टी 4201 वेलवेटीन या घोस्ट शिप्स के नाम से जानती है। फाउंडेशन इसे अक्सर गो सी की यादती का एक और उदाहरण बताता है, जहां उन्होंने अपने काम से काम रखने वाली एक मासूम एनोमली को मार डाला। ये एनोमली समुद्र के बीच 2 समझदार नावें थीं जो एक दूसरे की परवाह करती थीं, जिस वजह से उन्हें लव बोट्स का नाम मिला। गोकी को शायद यह मिलन खटकने लगा और उसने एक नाव के पर खच्चे उड़ा दिए, जिससे दूसरी ने गम में खुद को खत्म कर लिया। इस मंजर में गोकी को राक्षस के अलावा और क्या कहा जा सकता है।
जिसने 2 ऐसी मासूम और बेहानी एनोमलीज। खैर इतना भी यकीन मत कीजिए। गोस की रिपोर्ट से साफ है कि नावें पहले ही इंसानी समुद्री इलाके में थीं, जिस कारण वहां मछली पकड़ने वालों ने अक्सर भूतिया जहाज़ों को देखने की खबरें दर्ज करवाईं। और हालांकि ये सच है कि जीओसी ने ही पहली गोली चलाई, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहाज़ का पलटवार शुरुआती हमले से भी कहीं ज़्यादा हिंसक था। पहले जहाज़ पर हमले के बाद दूसरे ने जानबूझकर गोक के जहाज़ से टक्कर मारी, जिस पर ओशन थंडर टीम हाइपरसोनिक रफ्तार से मौजूद थी। इसमें वहां मौजूद पूरी गोक टीम मारी गई। इसे आत्मरक्षा कहना आसान है, पर यह दिखाता है कि उकसाने पर इन नावों में हमेशा से विनाशकारी युद्ध क्षमता थी। अगर पैराथ्रेट ने यही किसी बड़े नेवी जहाज़, क्रूज शिप या किसी कमर्शियल जहाज़ पर किया होता तो सैकड़ों जाने जाती। अब ये इतने मासूम नहीं लगते, है ना? इन सब से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? क्या ग्लोबल ऑकल्ट कोलिशन खून के प्यासे बेवकूफ़ हैं जो बस एनोमलीज को ख़त्म करने के लिए मारते हैं नहीं? क्या वे एक नैतिक और आदर्श संगठन है जो इंसानी अस्तित्व को उस फाउंडेशन से बचा रहे हैं जिसे कोई परवाह नहीं है? अभी इसका जवाब सिर्फ ना है। हालांकि एससीपी फाउंडेशन और जीओसी में झड़पें होती रहती हैं और दूसरी दुनियाओं में उन्होंने एक दूसरे का भारी नुकसान भी किया है, मगर अंत में वे असल में एक ही सिक्के के 2 अलग पहलू हैं। ज़रूरत पड़ने पर दोनों ने बेमन से सहयोग भी किया है। शायद उनकी हमेशा नहीं बनती, खासकर कुछ छोटी विवादित एनोमलीज पर। मगर ऐसी दुनिया में जहाँ हमारी हकीकत के ठीक पीछे ब्रह्मांडीय बुरे सपने छिपे हैं और कुछ खतरे हम पर हमला करने को तैयार हैं, तो ऐसे में इन दोनों का तैयार रहना हमें काफ़ी तसल्ली देता है। अब हमारी एससीपी 5000 द सूट की प्लेलिस्ट देखें। एक ऐसी दुनिया जहां एससीपी और जीओसी सच में बिक जाते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स में बताएं कि आप आगे कौन सा एससीपी लोड देखना चाहेंगे। अभी के लिए अलविदा दोस्तों।